नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं पेनाज और इस वक्त आपको बताएं कि जिस तरह से आरएसएस ने बयान दिया है जाति जनगणना के मुद्दे पर, उससे विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। जी हां, संघ परिवार ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। संघ पहली बार जाति जनगणना के समर्थन में आ गया है, लेकिन संघ का कहना है कि जाति जनगणना लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जाति जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए। संघ ने कहा कि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति ना हो। जाति से जुड़े मुद्दे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। संघ ने कहा कि देश में पिछड़ों की आबादी जानने के लिए जाति जनगणना हो। संघ ने इस पर अपना स्टैंड लेकर विपक्षी खेमे की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार तक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो है वो बैकफुट पर जाती हुई नजर आती थी जब उसके अपने ही सहयोगी दल जाति जनगणना की मांग करते थे। अब आरएसएस की तरफ से ये बयान निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे के लिए अच्छी खबर नहीं है। We have already commented on this issue. See, as our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. So I think as RSS think, yes, definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it is a very well practiced. So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with the caution line for everyone. उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद का दौरा किया। जिले को 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि बीते साल से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव है और योगी बार बार इस बात को एम्फेसिस करना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। योगी ने उपचुनाव से पहले एक बार फिर दंगा मुक्त प्रदेश की बात कहकर अखिलेश यादव के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 2017 से पहले याद दिलाया उन्होंने कि जब यूपी में 600 दंगे एक साल में हुए थे। योगी ने मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा को मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी है। आपको बता दें, यहां उपचुनाव भी होना है। बीजेपी को 31 साल से कुनरकी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई है, इसलिए इस सीट पर योगी ने खुद जिम्मेदारी संभाली है। कुनरकी मुस्लिम बहुल सीट है, यहां मुस्लिम वोटर की संख्या 65% है, हिंदू वोटर 35% है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। कहीं भी कोई अराजकता और गुंडागिर्दी नहीं, बल्कि आज यही उत्तर प्रदेश सुशासन के एक मॉडल के रूप में अगर देश के अंदर देखा जा रहा है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का परिणाम है। यूपी में उपचुनाव से पहले 2 मॉडल की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। एक कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त प्रदेश वाला योगी मॉडल और दूसरा अखिलेश का नवाब मॉडल, जिसकी चर्चा खुद योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। इस बीच अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र कन्नौज से बड़ी खबर यह आई कि रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के डीएनए की जांच रिपोर्ट आ गई। अखिलेश बार बार डीएनए जांच की बात कह रहे थे, तो अब यहां पर बैकफायर हो गया है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ही कहती है कि नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है, यानी कि पुलिस का केस और ज्यादा मजबूत हो गया है और नवाब इस वक्त मुश्किल में फंस गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। यूपी पुलिस को डीएनए जांच की जो रिपोर्ट मिली है और निश्चित तौर पर
अब बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, क्योंकि अखिलेश बढ़ चढ़कर कह रहे थे जब नवाब यादव पकड़े गए थे कि देखिए डीएनए जांच कराइए, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसके बाद योगी सरकार ने अब डीएनए टेस्ट भी कराया है, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है और निश्चित तौर पर इसके बाद अखिलेश बैकफुट पर जरूर आएंगे लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर देश में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। वहीं इस बिल को लेकर ओवैसी जैसे नेताओं ने देश के आम मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। तेलंगाना के महबूबनगर में मुस्लिम नेताओं और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भाषणबाजी की। ओवैसी को लगता है कि वक्फ बिल पर वो अपनी पॉलिटिक्स चमका सकते हैं और देश भर के मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद कर सकते हैं, और इसीलिए ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा कि मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल संविधान विरोधी है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों की आजादी छीनना है, जबकि मोदी सरकार इस बिल से वक्फ से जुड़े कई विवादों को हल करना चाहती है। इस जलसे में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं, जबकि मोदी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका पूरा फायदा मुसलमानों को मिल रहा है। जमीयते उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी बिल वाले बवाल में उछलकूद शुरू कर दी है। मदनी ने मुसलमानों को भड़काते हुए, डराते हुए कहा कि किसी सच्चे मुसलमान को यह बिल मंजूर नहीं है। मुसलमान इससे सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यह बिल मुसलमानों की जायदाद छीनने की साजिश है। कुछ ऐसी ही बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने भी कही। उन्होंने मुसलमानों को डराते हुए कहा कि अगर यह बिल पास हो गया और नया कानून आ गया तो देश भर की मस्जिदों और दरगाहों के कागज दिखाने का कहा जाएगा, सबूत मांगे जाएंगे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी खतरे में पड़ जाएंगी। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ देश के मुसलमान सड़कों पर उतरे और देशव्यापी प्रदर्शन करें। लोकसभा चुनाव में ओवैसी अपनी सीट के अलावा कोई और दूसरी सीट पूरे देश में नहीं जीत पाए थे। उन्होंने पूरे देश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर प्रचार किया था, लेकिन कहीं भी उनकी दाल गली नहीं। उनकी बातों पर मुसलमान ज्यादा भरोसा नहीं करते नजर आए। ओवैसी से ज्यादा मुस्लिम वोट तो बीजेपी को मिल गए थे, जिसे भड़काऊ भाईजान हमेशा पानी पी पी कर कोसते रहे हैं। महबूबनगर में भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी ने खूब उल्टा सीधा बोला। प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार तक कह डाला। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी न सिर्फ बिल पर बवाल कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के बीच इस बिल को लेकर डर भी फैला रहे हैं। बिल में साफ लिखा है कि विवादित जमीन पर कोर्ट कचहरी का पूरा हक अपील करने वाले को भी मिलेगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड की मनमानी रुकेगी, लेकिन सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर मदनी अपना टेप चालू रखे हुए हैं। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। सवाल यह है कि ओवैसी और मदनी जो कह रहे हैं कि नए बिल अगर पास हो जाता है तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, दरअसल इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अगर आप फैक्ट चेक देखेंगे,
हकीकत इससे उलट यह है कि इससे विवादों का निपटारा होगा और वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों की जो मिल्कियत स्थापित हो गई है उनकी मनमानी पर अंकुश लगेगा, सही लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। लिहाजा देश के हर मुसलमान को यह जानना जरूरी है कि वक्फ के नए और पुराने कानून में अंतर क्या है। समझिए और खुद फैसला कीजिए। पुराने कानून के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकता है तो जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नए नियम के मुताबिक वो व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, यानी कि आपको हक ज्यादा मिल रहा है। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उसे 90 दिन का वक्त मिलेगा। अब इसमें मुसलमानों को क्या गलत लगेगा? आपको हक ही दिए जा रहे हैं, अगर आपका दामन पाक साफ है तो दिक्कत क्या है? पुराने नियम के मुताबिक विवाद पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही फाइनल फैसला होता था, उसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि नए बिल में प्रावधान किया गया है कि इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब इसमें मुसलमानों को क्या गलत लगता है? वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि अगर किसी जमीन पर नमाज पढ़ी जाती है, कोई इस्लामिक काम होता है, तो भाई वो ऑटोमेटिकली जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। नए बिल में प्रावधान किया गया है कि जब तक कोई अपनी जमीन दान में नहीं करे, जब तक वो जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। यानी कि मैं अपनी जमीन या तो डोनेट करूं, ऐसा नहीं है ना कि मेरे चौराहे पर आकर, मेरे घर के आंगन में आकर अगर आपने नमाज पढ़ ली या इस्लामिक गतिविधियां चला ली, गुड फेथ में मैंने आपको दे दिया तो वो जमीन आपकी हो गई, ये तो जमीन हड़पना हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकेगा। अब सवाल यह है कि इसमें मुसलमानों को क्या कुछ गलत लगता है? पुराने नियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड में कोई महिला और दूसरे धर्म के लोग मेंबर नहीं बन सकते थे, जबकि नए बिल में प्रावधान है कि 2 महिलाएं भी होंगी। इसकी मेंबर और अन्य धर्मों के 2 लोग भी इसमें मेंबर होंगे। अभी तक विवाद होने पर जमीन के लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति होती थी। नए बिल में प्रावधान किया गया है कि डीएम और डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होंगे। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मिल्कियत जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की कि वही सर्वे सर्वा है, अगर डिस्प्यूट भी होगा तो उन्हीं का फैसला सर्वे सर्वा है, और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, ये तमाम चीजें जो हैं इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। इसमें क्या किसी एक ज़हीन पढ़े लिखे अमन पसंद मुसलमान को कोई दिक्कत हो सकती है? ये सवाल बार बार उठ रहा है। या सिर्फ कुछ वक्फ बोर्ड के और धर्म के ठेकेदार हैं, वो उसके नाम पर एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आम मुसलमानों के बीच मोदी सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो कहां तक ठीक है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी का ये कहना कि नया कानून आया तो मुसलमानों की जमीन हड़प ली जाएगी, आपको ठीक लगता है नए और पुराने कानून के बारे में ये सब जानने के बाद? इस कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है, और बदलना क्या, औकाफ की अमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है। अगर वक्फ का यह कानून मंजूर हो गया, खुदा न खास्ता, तो यह मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, और इस मुल्क के दस्तूर के लिए भी वो एक स्याह दिन होगा। 2013 के कानून में वक्फ बजरिए इस्तेमाल की शिक रखी गई। अगर खुदा न खास्ते ये कानून मंजूर हो गया तो मुमकिन है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करे अमन और अमान के लिए, लेकिन आज से 50 साल के बाद ऐसे फिरका परस्त लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। ओवैसी और अरशद मदनी जैसे नेता जहां इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को डराने में लगे हैं, वहीं मोदी सरकार उन्हें समझाने के लिए देश भर में मिशन मोड पर काम शुरू करने वाली है। इसके लिए बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा ने 7 सदस्यों की एक टीम गठित की है, जो मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इस मुद्दे पर इकट्ठा करेगी, जिन्हें अंतिम बिल के अंतिम मसौदे में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे, वहां के मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर उनके सुझाव भी जुटाएंगे। साथ ही संशोधन की जरूरत और उसके फायदे बताएंगे, ताकि ओवैसी और रहमानी जैसे लोगों के प्रोपेगेंडा का तर्कों से जवाब दिया जा सके। अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम में कौन कौन शामिल हैं। इनमें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स हैं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनावार पटेल हैं, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन हैं, गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला हैं, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राजबली हैं,
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मौलाना हबीब हैदर और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नासिर हुसैन इसमें शामिल हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आज वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी को कोई शिकायत है तो उन्हें जेपीसी में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, एक जिम्मेदार सांसद की तरह से। उन्हें इस तरह से मुसलमानों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। बीजेपी इस बिल को मुसलमानों की बेहतरी के लिए ला रही है, न कि उनकी कोई जमीन हड़पने के लिए। अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा हो गई पार्लियामेंट के अंदर, फिर जेपीसी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो भी कहना है वो जेपीसी के अंदर कहें, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। वक्फ के जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट आया है। लेकिन वो अपनी बात को जेपीसी में नहीं कह के बाहर कह रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से ही जुड़े मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। आज तड़के ईडी की टीम आप विधायक अमानतुल्लाह के घर पहुंची। अमानतुल्लाह और उसके परिवार वालों ने काफी देर तक ईडी की टीम को दरवाजे पर खड़े रखा, जांच के लिए अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान अमानतुल्लाह और उनका परिवार खूब ड्रामेबाजी करता रहा। ईडी की टीम ने जब दरवाजा खोलने को कहा तो अमानतुल्लाह ने कहा कि उसके घर में ऐसा क्या है जिसकी जांच ईडी करने आई है। उन्होंने कहा कि ईडी के हर नोटिस का उन्होंने जवाब दिया। अमानतुल्लाह को जब लगा कि ईडी मानेगी नहीं तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उन्हीं के इशारे पर ईडी उन्हें 2 साल से परेशान कर रही है। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप। 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे पास कौन सा माल करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो? क्या है मेरे पास? अमानतुल्लाह को ईडी ने किस मामले में गिरफ्तार किया है ये भी जान लीजिए। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अमानतुल्लाह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई गड़बड़ियां की हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों को गलत तरीके से भर्ती करने का आरोप है और इस बात की जांच भी हो रही है कि क्या अमानतुल्लाह ने इन भर्तियों के लिए पैसे या फिर कोई और फायदा लिया। इसके अलावा दिल्ली में वक्फ बोर्ड की कीमती प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रेंट आउट करने का भी आरोप है, जिससे बोर्ड को नुकसान पहुंचा और अमानतुल्लाह को निजी तौर पर फायदा हुआ। वहीं यह भी आरोप लगा है कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का निजी फायदे के लिए दुरुपयोग किया है। अमानतुल्लाह ने ईडी पर क्या कुछ कहा, जरा उनका पक्ष भी सुन लीजिए। फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अमानतुल्लाह से मिलने पहुंचे। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी और पुलिस ने अमानतुल्लाह के परिवार के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। देखिए, उनके साथ आज बहुत गलत व्यवहार किया ईडी और पुलिस ने और साफ तौर पे कहा कि उन्हें तुम्हारे घर का ताला काट देंगे, दरवाजा काट देंगे। पूरी गुंडागर्दी हुई है और देखा आपने उनकी सासू माँ की तबीयत अमानत की खराब है, कैंसर हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पे आके गुंडागर्दी किया ईडी वालों ने। आप सबसे सीनियर पॉलिटिशियन, क्या स्टैंड है आप लोगों का? गलत मान रहे हैं इसको? पूरी तरह से गलत है। 2016 का मामला है, फर्जी मामला बनाया गया, गिरफ्तार करके जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, यही लक्ष्य है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, इन सब कार्रवाइयों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ईडी ने अमानत भाई के यहाँ 3 कमरों का फ्लैट है उनका, ओखला में 3 कमरों का, उसके ऊपर छापा मारा, छानबीन करी
फिर उनको बुलाया, सुबह बुलाया, रात को 11 बजे तक पूछताछ की और उसके बाद कई महीनों तक कुछ नहीं था क्योंकि कुछ है नहीं। अब उस मामले में जिसमें एसीबी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उसके अंदर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर लिया। सीधे तौर पे यह दिखाता है कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको अरेस्ट किया जाए और इसीलिए पीएमएलए में उनको अरेस्ट कर लिया गया। छल से, कपट से, धोखे से किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री को, मंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। इसीलिए लगातार कोर्ट जो है हमारे लोगों को, अब देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार जो है जमानतें दे रही है, क्योंकि कोर्ट अब ये बात कह रही है कि आपका मुकदमा खत्म होने वाला है नहीं और आप चाहते हैं कि महीनों तक, सालों तक लोगों को जेल में रखा जाए। वो संभव नहीं है। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। अमानतुल्लाह खान 2 बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अब करप्शन केस में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर से हमारे संवाददाता शोएब रजा की ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान इसी वक्फ बोर्ड में 2 बार चेयरमैन रहे हैं और ये जो पूरा मामला है, जिस मामले में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले की बात करें तो 2016 से शुरू होता है, जब पहली बार अमानतुल्लाह खान यहाँ चेयरमैन बने थे। इसी दफ्तर में वो आते थे और करीब 40 लोगों को उन्होंने यहाँ नौकरी पर रखा था। हालांकि उस दौरान भी शिकायत की गई थी और फौरन ही उस वक्त के जो एलजी थे उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे कि इनको कैसे नौकरी पर रखा गया, क्योंकि इंटरव्यू भी कराए गए थे, इश्तिहार भी दिए गए थे अखबारों में, लेकिन बाद में आरोप लगे थे अमानतुल्लाह खान पर कि उन्होंने अपने जो जानकार लोग हैं और खास तौर पर अपनी विधानसभा से जुड़े हुए जो लोग हैं ओखला की, वहां से जुड़े हुए लोगों को ही नौकरी पर रखा है। इसीलिए हमने देखा कि कुछ ही महीनों के बाद 2016 में वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया था एलजी के द्वारा। इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने भी इस पूरे मामले की जांच की। हालांकि बाद में करीब 20 महीने तक दिल्ली वक्फ बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं था, ये जो पद है खाली रहा और ये पूरा मामला जब ईडी के पास आया तो इस मामले की जांच शुरू हुई और तब से ही ये जो अमानतुल्लाह खान है, हालांकि वो ये कहते रहे कि उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आज भी उन्होंने यही बात कही जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और सुबह के वक्त ईडी उनके घर पर पहुंची। लेकिन ये बात सच है कि 2016 से ही ये पूरा मामला चल रहा है।